हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो मृदा के अध्ययन को दोस्त पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। और मृदा राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्त, आज हम लोग जितना संविधान संशोधन हुआ है उसमें जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सुनिएगा, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था बाबू? 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और यह किस चीज़ से संबंधित था? यानी प्रथम संविधान संशोधन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भूमि सुधार से। किससे? भूमि सुधार से। यह पेपर में बहुत बार पूछा है। अब प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। अब सुनिएगा, रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1951 मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न परिस्थितियों को दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन पारित हुआ था। ठीक, इसमें क्या हुआ था कि इसमें स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मूल अधिकारों को लागू किए जाने से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। मूल अधिकारों के अध्याय 15 के 4 में जोड़ा गया। कोई दिक्कत है? और क्या किया गया सर? तो देखिए, इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस संशोधन के द्वारा किसको जोड़ा गया बाबू? यानी 9वीं अनुसूची को संविधान में, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है, 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। जिसके अंतर्गत, यानी 9वीं अनुसूची में क्या किया गया? तो जिसके अंतर्गत भूमि संबंधी विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया और इन विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया। यानी इन विधियों को क्या किया गया कि न्यायिक पुनरावलोकन से क्या किया गया? बाहर रखा गया। कोई दिक्कत है? इसलिए संविधान में अनुच्छेद 31 के अ और 31 के ब जोड़ा गया। यानी 31 के अ और 31 के ब में क्या है बाबू? तो 9वीं अनुसूची को किस में जोड़ा गया? 31 के अ अनुच्छेद और 31 के ब में जोड़ा गया। ठीक, और यह भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से है। अब सर आ रहा है एक टर्म कि कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन। अब न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू इसको कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। जुडिशियल रिव्यू का अनुच्छेद कितने के तहत? 137। अनुच्छेद 137, न्यायिक पुनरावलोकन। कोई दिक्कत है? अब आइए, प्रथम संविधान संशोधन याद हो गया, कब हुआ था? 1951 में। किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से। इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची। चलिए, द्वितीय संविधान संशोधन। देखिए, द्वितीय संविधान संशोधन 1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया था 1952 में, यानी द्वितीय संविधान संशोधन में। अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग कब पास हुआ था बाबू? राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था? 1953 में। 1900 यानी राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहेगा तो 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बाबू? 1953। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब? 1956 में। ठीक, अब सुनिएगा, 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। इसी संविधान संशोधन के तहत ज्वाइंट हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 में ही कहा गया कि अगर ज्वाइंट हाई कोर्ट, कहने का मतलब है कि अगर एक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? यानी यह संशोधन भाषाई आधार पर राज्यों की मांग का समाधान करने व पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पारित किया गया था। यानी कहेगा कि 7वां संविधान संशोधन 1956 किस लिए पारित किया गया था बाबू? तो देखिए, यह संशोधन भाषाई आधार पर राज्यों की मांग का समाधान करने व राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पारित किया गया था। कोई दिक्कत? इसी संविधान संशोधन में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होंगे। यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 में ही कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होंगे। और क्या कहा गया सर? कि इसी के तहत कहा गया कि ज्वाइंट हाई कोर्ट,
ज्वाइंट हाई कोर्ट के मतलब बाबू कि कहे के मतलब कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होंगे। जैसे आज के डेट में बात करें तो महाराष्ट्र जो है वह गोवा और महाराष्ट्र यानी मुंबई जो हाई कोर्ट है वह महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्यों के हाई कोर्ट है। इधर ले लीजिएगा तो दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये किस में आ जाता है? महाराष्ट्र में, सॉरी मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत नहीं। केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत केरल राज्य आ जाता है, यानी तिरुवनंतपुरम हाई कोर्ट जो है ना उसके तहत केरल राज्य आ जाता है। उसके बाद में लक्षद्वीप आ जाता है। कौन? लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक। कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आ जाता है अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत? आइए, तो यह 7वां संविधान संशोधन 1956 था। अब देखिए इसके द्वारा उच्च न्यायालय, सुनिए 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 1963 में। अब इसमें क्या चीज़ किया गया? तो इसके द्वारा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की गई तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। कितना? 65। लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितना है, या न्यायाधीश के? 62 वर्ष। तो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कब किया गया न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति हाई कोर्ट के? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 में। चलिए सुनिएगा 17वां संविधान संशोधन 1964। 17वां संविधान संशोधन 1964। 9वीं अनुसूची में 44 अधिनियम जोड़े गए तथा संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट किया गया। यानी 9वीं अनुसूची जो है उसमें 44 अधिनियम जोड़े गए तथा संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट किया गया। केरल और मद्रास राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया 17वां संविधान संशोधन 1964 में। अच्छा सर, 18वां संविधान संशोधन 1966। 18वां संविधान संशोधन 1966, इसमें क्या किया गया कि अनुच्छेद 3 के क में जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के एक भाग का गठन कर सकती है। एक भाग का गठन कर सकती हैं। पंजाब को पुनर्गठित करके पंजाब एवं हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई थी। यानी पंजाब को पुनर्गठित करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 3 में यह स्पष्टीकरण जोड़ा गया कि राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं। अनुच्छेद 3 में यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्य अगर कहेंगे ना तो उसमें भारत के जो राज्य है वो तो अबे करेंगे, इसके साथ साथ संघ राज्य क्षेत्र भी जोड़ा। कोई दिक्कत है? तो भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है। इंडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का क्या है? ठीक। तो देखिए राज्यों का संघ है कहने का मतलब है बाबू कि राज्यों का संघ कहने का मतलब है कि उसमें राज्य भी आ गए और केंद्र शासित प्रदेश भी आ गए। कोई दिक्कत है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, सभी लोग क्या हो गए? हम भारत के लोग हैं। सभी लोग हम क्या हैं? भारत के लोग हैं। कोई दिक्कत है? तो देखिए सबसे मज़ेदार बात इसमें यह है 18वां संविधान संशोधन 1966 में कि पंजाब को पुनर्गठित करके इससे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य को अलग अलग गठन किया गया। और सर 1966 की घटना क्या है? तो 1966 में ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का गठन हुआ। अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों राज्यों के हाई कोर्ट का स्थापना भी कब हुआ? 1966 में ही। कोई दिक्कत है? तो यह 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा किया गया। अब सर अनुच्छेद 2 और 3 में हम बार बार जिक्र करते हैं कि देखिए अनुच्छेद 2 उसे कहते हैं, अनुच्छेद 2 में कहा गया कि भारत में राज्यों का सम्मिलित करना, राज्यों को भारत में मिलाना। अब सर कौन सा राज्य? देखिए जिसका भारत में नहीं हो, यानी वैसा भूमि क्षेत्र जो भारत का नहीं हो, जैसे मान लीजिए आज लाहौर हो गया, पाकिस्तान के हिस्सा हो गया, कुछ भी अगर उधर का हम लोग ले लेते हैं तो वह अनुच्छेद 2 के तहत भारत में सम्मिलित करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसको बांट कर 2 भागों में बांट दिया जाए,
छोटा कर दिया जाए, 2 भाग में कर दिया जाए, तो यह अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का पुनर्गठन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अनुच्छेद 3 के तहत, और उसके नामों और सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? अनुच्छेद 2 और 3 में। अक्सर लड़का कंफ्यूज रहता है ना कि सर दोनों में तो राज्यों के सम्मिलने से संबंधित है, लेकिन नहीं, दोनों में फर्क को समझिए। देखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा क्या हुआ कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन से अनुसूची में बाबू? 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। इससे पहले संविधान में कितने भाषा थे? 14 भाषा। संविधान में मूलतः कितने भाषा थे? 14 भाषा। 15वीं भाषा कौन सा बाबू? तो सिंधी भाषा को 21वीं संविधान संशोधन 1967 में क्या किया गया? जोड़ा गया। अगर बात करें कि अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, कितना? 22 भाषाएं हैं, तो और सर अभी तो 15 हो गया, और 7 बताइए ना, 15 7 22 होता है ना। तो देखिए 3 गो मणिपुरी या नेपाली या कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली और कोकड़ी, 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब सर कितना रह गया? 4 गो BDSM यानी बोडो डोगरी संस्थाली और मैथिली। इसको 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा क्या किया गया कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस प्रकार कुल कितने भाषाएं हो गए बाबू? 22। तो अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का जिक्र किस भाग में है? तो भाग 8, भाग की अनुसूची 8, अनुसूची 8, अनुसूची 8। कोई दिक्कत है? आइए, 22वां संविधान संशोधन 1969 असम राज्य से मेघालय राज्य को अलग करके एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया। देखिए, असम राज्य से मेघालय, जितना पूर्वोत्तर का राज्य अलग हुआ है सब असम का पार्ट था। पहले ये सब किसका पार्ट था बाबू? असम का। आज जो म्यांमार देख रहे हैं, इसका पहले कौन सा नाम था बाबू? बर्मा। बर्मा भारत से कब, किस अधिनियम से अलग हुआ था? तो बर्मा भारत से भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से अलग हुआ था। ठीक, 1937 में। ठीक है, कब? 1937। कहीं कहीं 36 भी दे देता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट हम ढूंढे तो 1937 ही होगा। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, अगला है 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973, इसके तहत क्या हुआ था? तो अनुच्छेद 81 में संशोधन करके लोकसभा सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया बाबू? 545। यानी ध्यान से सुनिएगा, अब सर संसद के बात करते हैं थोड़ा सा। तो संसद का ट्रिक क्या है? सरला, सरला। 79 में है संसद, 80 में है राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। खुद ही कहते हैं। तो इसका ट्रिक है सरला, यानी स से संसद, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा। खुद ही कहते हैं 79, 80, 81। तो 31वां संविधान संशोधन 1973 में अनुच्छेद 81 में संशोधन करके, अनुच्छेद 81 में संशोधन करके लोकसभा सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 525 से बढ़ाकर बाबू 545 कर दिया गया। तो पूछता है कि वह कौन से संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? तो 31वां संविधान संशोधन 1973। ठीक, अगला सुनिएगा 42वां संविधान संशोधन। अरे बाप रे, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी लघु संविधान कहा जाता है। इतना चीज इसमें जोड़ा गया संविधान में इसके तहत कि क्या बताऊं, कुछ तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सुनिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था बाबू? 1976 में। यह संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधनों से अधिक व्यापक था। अधिक व्यापक माने बड़ा था। अच्छा, अतः इसे लघु संविधान कहा गया ना।
42वां संविधान संशोधन को क्या कहा गया है? लघु संविधान कहा गया है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। इसके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन, यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रमुख कौन कौन सा चीज़ में संशोधन किया गया? तो इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय 4 के क, 14 के क तथा 9 के 9 नए अनुच्छेदों को शामिल किया गया। अच्छा सर, और क्या किया गया? तो कुल 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। सोचिए, कुल 52 अनुच्छेद में, आर्टिकल्स में क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। संविधान की उद्देशिका में 3 शब्दों पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। यानी संविधान के उद्देशिका, उद्देशिका कहने का मतलब है कि प्रस्तावना, और प्रस्तावना कहने का मतलब है कि प्रिएम्बल का चीज, प्रिएम्बल। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रिएम्बल कहते हैं, खुद ही कहते हैं। तो प्रिएम्बल में कौन कौन सा शब्द बाबू? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तब 42वां संविधान संशोधन 1976। अभी हाल फिलहाल दरोगा के पेपर हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन आया था, समझ जाइए। अच्छा सर, अनुच्छेद 31 के सी जोड़कर यह प्रावधान किया गया था कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 31 के सी में 31 के सी को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए तत्वों को शामिल किया गया। कौन कौन सा? तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 के क में है। तो यह कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तब 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। संविधान में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी अनुच्छेद 43 के क, अनुच्छेद 43 के क। पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा, वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा अनुच्छेद 48 के क। ये सब जो आर्टिकल है ना बाबू, जोड़ा गया कब? 42वां संविधान संशोधन में। एक नए अध्याय भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क जोड़कर नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। यानी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान निर्माण के समय में नहीं था। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान निर्माण के समय में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। उस समय जब जोड़ा गया तो 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। कितने बाबू? 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। कोई दिक्कत? चलिए दोस्त, अगला है कि अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। कि राष्ट्रपति, देखिए अनुच्छेद 74 में यह जिक्र किया गया, जोड़ा गया कि यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। कहते हो ना कि राष्ट्रपति संसद का विघटन कर देंगे, तब बिना मंत्रिपरिषद के या प्रधानमंत्री के सलाह के नहीं वह विघटन कर सकते हैं। एकदम ताला एक तरह के, चाबी कौन है? सांसद, तबे खुलेगा ताला नहीं। अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड, खंड 4 और खंड 5 शामिल किए गए। ठीक, और सुनिएगा क्या क्या कहा गया। तो विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। कौन थी उस समय प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। तब विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कब कर दिया गया? तब 42वां संविधान संशोधन 1976 में। चलिए, लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या को वर्ष 2001 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। लोकसभा एवं विधानसभा की सभी सीटों की संख्या को वर्ष 2001 तक के लिए क्या कर दिया गया बाबू? अस्थिर कर दिया गया, स्थिर कर दिया गया कि अब इसमें कोई बढ़ा या घटा नहीं सकता है। कब? 2001 तक। राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा कर सकता है। समझ रही हो ना? यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही यह जिक्र किया गया कि राष्ट्रपति जो है अब किसी एक भाग में भी, पूरे देश के साथ साथ, पहले कहा था कि 352 लगेगा ना, 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात, तो पूरे भारत में लगेगा।
एक साथ। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति चाहेंगे तो अनुच्छेद 352 के तहत भारत के किसी विशेष क्षेत्र या राज्य में लागू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर तरफ अटैक हुआ है तो उधर ही लगा दें आपातकाल। बिहार साइड तो सही रहे, अपना कार्यभार जो भी है चलते रहे, ताकि लोग का हो कम से कम अफेक्टेड हो, हमारा इकोनॉमी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई। कहा गया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की अवधि, अगर देखिए येहू में 2 कंडीशन से बढ़ता है। अगर आपातकाल रहेगा, अगर आपातकाल रहेगा, देखिए कहने का मतलब था कि आपात उद्घोषणा की अवधि में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई। यानी अगर आपातकाल लगा रहेगा तो उसमें लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल कितना बाबू? लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष, एक बार में संसद द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, एक बार में 1 वर्ष के लिए। लेकिन अगर आपातकाल नहीं होगा तो 6 माह से अधिक नहीं बढ़ेगा। ऐसा प्रावधान किया गया। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। सोचिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। अब सर 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया? तो इसमें मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया कि मूल अधिकार से हटाकर इसको अनुच्छेद 300 के 1 के अंतर्गत, यानी 300 के क के अंतर्गत विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। खुद ही कहते, याद रखिएगा। तो कहाँ से हटाकर बाबू? अनुच्छेद 19 के एफ से हटाकर, नहीं 19 के एफ से हटाकर इसको अनुच्छेद 300 के ए में कर दिया गया और इसको विधिक अधिकार के तहत रख दिया गया। यानी यह क्या है? इलीगल प्रोसेस के तहत कर दिया गया। पहले क्या था कि पहले था कि कोई व्यक्ति कितना भी संपत्ति रख सकता है, आय से अधिक कहीं से लाए, लूट के लाए, झपोट के लाए, अपना भी रखे। लेकिन मोरारजी देसाई, किसकी सरकार? जितना हेर फेर हुआ, ठीक है, जितना हेर फेर हुआ उस सब किसके सरकार में? मोरारजी देसाई के सरकार में। कहे कि ना ना ये ऐसे ना चलो, तो कहे कि कैसे? तो कहें कि ना 1978 में देखिए बीजेपी हमेशा जब जब सरकार बना है यह चाप कर रखा है एक्स्ट्रा अनवांटेड एक्सपेंडिचर या स्पेंड जो पैसा होता है ना, स्पेंड जो पैसा होता है एक्स्ट्रा, तो उस पर बार बार बीजेपी उस पर ब्रेक लगाया है। कांग्रेस के सरकार में आप लोग को नहीं पता होगा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को दिया जाता था पैसा शांत रहने के लिए, शांत कि आप होड़ हंगामा ना करें, शांति बनाए रखें, उसके लिए वो लोग को टैक्स दिया जाता था, पैसा दिया जाता था कि आप शांति बनाए रखें। सोचिए, बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसको ब्लॉक कर दी, बंद कर दी। समझ में आ रहा है? तो ये सब बड़ा सरकार का फैक्ट है। तो 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि मूल अधिकारों में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। और सर एगो बताइए, जो 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जितना चीज हटाया गया है, हाँ, कैबिनेट वाला, ठीक है, यानी कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल शब्द को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। वरना संविधान निर्माण के समय कहीं भी कैबिनेट शब्द का जिक्र नहीं मिलता है। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 में पारित हुआ। तो इसके द्वारा क्या किया गया बाबू? अनुच्छेद 326 में संशोधन करके, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की जो आयु है ना, वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
21 वर्ष से घटा कर कितना कर दिया गया? कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1989। कब? 1989। किसमें संशोधन किया गया? अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 कहता है कि जो मतदान होगा वह मताधिकार होगा, वह कैसा होगा? तो वयस्क मताधिकार होगा। वयस्क कहने का मतलब बाबू 18 वर्ष की आयु पर। कोई दिक्कत? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन बाबू? तो सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल यानी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। यानी राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, इन दो व्यक्तियों का नाम किससे जुड़ा है बाबू? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी का नाम आगे है। सुनिए, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी। लोथल का उत्खनन किसने किया था? तो एस.आर. राव। और सर सुरकोटदा का उत्खनन किसने किया था? तो जेपी जोशी यानी सुरकोटदा के कौन? जेपी जोशी। या सुरकोटदा किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। बनावली भी सरस्वती नदी के किनारे। अच्छा सर, धौलावीरा का उत्खनन किसने करवाया था? तो वीके थापड़ नहीं बल्कि कौन करवाए थे? आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। आर.एस. बिष्ट ने इसका क्या करवाया था? खोज करवाया था, यानी उत्खनन करवाया था। अब सुनिएगा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ए कनिंघम ने क्या किया था कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद था, लेकिन इसने हड़प्पा के यानी इसके महत्व को समझ नहीं पाया था। वो समझ में नहीं किया था कि ये सब क्या निकल रहा है। जैसे एक व्यक्ति को सोना या चांदी के बारे में जानकारी ना हो, वह कुदारी से खान रहा है, ठीक है, और कुदाल से खान रहा है और उससे सोना निकल रहा है, तो वो फेंकले जाएगा ऐसे कि जल्दी हमारे खेत कोड़ाओ, लेकिन पता चल रहा है कि सब मलाई खोआ यानी सोना निकल रहा है। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? तो सब क्या है? सोना। तो इसको पता नहीं था, ए कनिंघम उसके महत्व को समझ नहीं पाया था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो वह वी.ए. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कौन कौन थे सर? तो आर.डी. बनर्जी थे, के.एन. दीक्षित थे, ठीक है, और एम.एस. वत्स थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों के कुओं के अवशेष बताइए आप लोग किससे मिला है? तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निवास के लिए नालियों की व्यवस्था होती थी, ठीक है। तो कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन कि सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं से अवशेष मिले हैं तो यह है बाबू कालीबंगा के प्राय सभी घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं। कहाँ के? कालीबंगा के घरों से। और कालीबंगा से ही जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। सुनिए, भारत के निम्नलिखित में के आने का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था बाबू? तो नगर संस्कृति। क्या आया था? नगर संस्कृति। उसके बाद में कौन सा? तो लोहे का हल। उसके बाद में आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और लास्ट में सोने के सिक्के आए थे भारत में। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबे का उपयोग किया था। निम्न में से कौन सा स्थल घगर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली।
बनावली जो है ना बाबू, वह घगर और उसकी सहायक नदियों घाटी में स्थित है। कौन सा? बनावली। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की। हड़प्पा कालीन जो स्थल है ना, उसे सोना मिला है, तांबा मिला है, चांदी मिला है, लेकिन लोहा नहीं मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत कहाँ से मिला है बाबू, बताइए? लोथल में। कहाँ पे? लोथल में हाथी के दांत का खोजा गया है, यानी हाथी दांत का साक्ष्य कहाँ से मिला है बाबू? लोथल से। ठीक है, आइए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। नियोजित शहरों का विकास किया। बहुत सुंदर, दोनों कथन क्या है? सही है। सुनिए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। अब विलुप्त हो गए हैं, सही बात है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही बात है। लेकिन आर जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी विलुप्त होने का कारण थोड़े ना है खुदाई, नहीं ना। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के विलुप्त होने का कारण क्या था? बाढ़। क्या था? बाढ़। बहुत सुंदर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं बाबू? तो धौलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा। कौन सा बाबू? धौलावीरा। यानी कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा 3 भाग में विभक्त है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किससे बाबू? तो धौलावीरा से। 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए किससे? धौलावीरा से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंधित जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया गया? तो वह था स्थल धौलावीरा। कौन था? यह क्वेश्चन हमेशा देखिए, अभी IAS 2021 में पूछा है यह क्वेश्चन। IAS UPSC कलेक्टर DM उसमें पूछा है 2021 में कि कौन सा हड़प्पीय स्थल है जहां पर जल प्रबंधन के लिए सुप्रसिद्ध व्यवस्था थी और बांधों और श्रृंखला का निर्माण किया गया था और जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? तो वह स्थल था धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है बाबू? तो धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल परियल का प्रमाण मिला है? तो कहाँ से? तो देखिए, सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से बाबू? लोथल से प्राप्त हुआ है। देखिए, द्विशव संस्कार ये नहीं होगा, लेकिन 3 जो है ना, 3 द्विशव समाधि करण के साक्ष्य कहाँ से मिला है बाबू? लोथल से। हड़प्पन नगर सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं? तो मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर बाबू? उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में। कहाँ पर हुआ था बाबू? भारत में। यानी वस्त्रों के लिए कपास की खेती सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो भारत में। सुनिए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल के वृक्ष की आकृति। याद रखेगा कि सिंधु घाटी के सभ्यता से जो मुहर प्राप्त हुआ है ना, तो उससे किस वृक्ष की आकृति मिली है? तो पीपल वृक्ष की आकृति मिली है। निम्न स्थलों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता के स्थल वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ था। वृषभ मुद्रा कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का। शेर का सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है, तो हुआ है किसका सर? तो घोड़ा, हाथी और, ठीक है, लेकिन शेर का देखिए हुआ है, यह ऑप्शन में गलती दिया है, एक्चुअल में गाय का नहीं हुआ। ठीक है, गाय का नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, गाय का
नहीं हुआ है, कहीं भी उल्लेख गाय का नहीं हुआ है, खुद ही कहते। बहुत सुंदर। आइए, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त, मृण पट्टिका पर युक्त सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से बाबू? तो कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी घाटी पर पनपती है? तो मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता बाबू? मिस्र की सभ्यता। लेखन कला की उच्चती प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो सुमेरिया सभ्यता। कौन सा बाबू? सुमेरिया सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरिया की सभ्यता। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम क्विज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्विज बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत मज़े से आप पढ़े होंगे, बहुत चीज़ों को आपको ज्ञान मिला होगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब ग्रुप में कर दीजिए दोस्त, ठीक है। थोड़ा सा इस भाई पर भी रहम कीजिए, और जितने टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप क्या कीजिए कि जुड़ जाइए। मेरा जो टेलीग्राम चैनल का नाम है ER हरेंद्रा क्लासेस। कौन सा? ER हरेंद्रा क्लासेस। अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं तो इसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी में होमवर्क आपका डाला जाता है पर डे का खींचकर, ठीक है। जो भी यहाँ पर स्टडी कराया जाता है या पूछताछ किया जाता है वो सब आपको होमवर्क में उस टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। और जो भी आपके पास टेलीग्राम चैनल है उसमें मेरा ये जो क्विज है इसको शेयर कर दीजिए दोस्त, ठीक है। और कल का मेरा क्वेश्चन रहेगा कि बताइए वेदों का क्रम आप बताइएगा कि कौन सा वेद सबसे पहले आया था, उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा, और सबसे अंतिम कौन सा, ठीक है। तो आप वेदों का क्रम कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, कालानुक्रम कि सबसे पहले किस वेद का उत्पत्ति हुआ था, उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा। इतना ही पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।